देखो, अब ये जो है आज हम आपको चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण का वीडियो डाल रहे हैं। इसमें देख लीजिए चौथे चैप्टर में जो है द्विघात समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण अर्थात वे जिनकी अधिकतम घात x में अधिकतम घात आपकी 2 हो या y में जो अधिकतम घात हो तो 2 होनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण इनके हल करने की विधियां हैं पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य फार्मूला। तीन विधियों से ये द्विघात समीकरण हल होती हैं। द्विघात समीकरण है क्या, देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। तो सर्वप्रथम द्विघात समीकरण क्या है? तो द्विघात समीकरण बेटा होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मानक रूप है इसका। क्या है? मानक रूप। ये दो घात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात अगर यहाँ x की घात 3 हो जाती है अधिकतम तो फिर ये त्रिघात समीकरण कहा जाता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है अभी। 4 घात अगर अधिकतम हो जाए तो 4 घातीय समीकरण कहलाता है। 2 घात है तो इसलिए ये 2 घातीय कहा जाता है, अर्थात x की अधिकतम घात 2 होगी। इसमें a आपका जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, b जो आपका है वो x का गुणांक है, c हमारा अचर पद है। अब इसके बाद अब यहाँ कुछ शर्तें हैं। इसमें कहता है कि a नॉट इक्वल टू 0 कामा b इज इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। b 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर दूसरी बात है कि c नॉट इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0। c 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन a में शर्त है कि a 0 नहीं होना चाहिए। ये दो घात समीकरण की पहचान है कि a कभी 0 नहीं हो सकता। अब a है क्या? x स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया तो x स्क्वायर ही नहीं रहेगा, और जब x स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो वह दो घात समीकरण नहीं होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि a नॉट इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 या अथवा b नॉट इक्वल टू 0। b 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसी प्रकार c 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इनसे कोई फर्क दो घात समीकरण पढ़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब जैसे वो लिख देता 2x स्क्वायर, फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें कि जैसे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप देख रहे हैं x वाला पद नहीं है, अर्थात b क्या है? 0 है। तो ये क्या होगी? दो घात समीकरण है या नहीं है? तो है, क्योंकि दो घात समीकरण का मानक रूप कहता है कि a 0 ना हो, बाकी जो भी 0 होना हो जाए तो चलेगा। तो हमारा b इसमें 0 है, लेकिन हम क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण है, द्विघात है। ठीक है। अब इसी प्रकार उदाहरण के तौर पे जैसे लिख देता आपका x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या हो गया? इसमें अचर पद नहीं है, वो 0। तो अब अर्थात c 0 हो गया। अब इसमें अगर c 0 हो गया तो क्या ये दो घात समीकरण नहीं रह गए? नहीं, ये दो घात समीकरण अब भी है। क्यों? क्योंकि शर्त हमने बताई थी कि a नॉट इक्वल टू 0 इसकी शर्त होती है और a 0 नहीं है, इसलिए दो घात समीकरण है, द्विघात है। समझ गया? द्विघात समीकरण पहचानना। तो शर्त ये है x स्क्वायर है तो दो घात होगा, अगर x स्क्वायर नहीं तो दो घात नहीं होगा, बाकी हो साथ में या ना हो। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग? अब इनको द्विघात समीकरणों को हल करने की तीन विधियां हैं। एक तो पहली आपकी गुणनखंड विधि है, दूसरी आपका जो है पूर्ण वर्ग विधि है, और फिर श्रीधराचार्य फार्मूला है आपका। तो इनको हल करने की तीन विधियां हम आपको समझाए दे रहे हैं कैसे होंगी ये। तो पहली हम आपको सिखाएंगे कि गुणनखंड विधि क्या होती है। तो पहला एग्जांपल हम लेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड करना, समीकरणों को हल करना गुणनखंड विधि से। तो पहला सवाल हम ले रहे हैं कि उदाहरण के लिए ले लीजिए आपकी जो है कोई बड़ा सा सवाल ले लेते हैं। तो हमने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने दो घात समीकरण ले ली। अब इसके गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड करने का तरीका क्या है? गुणनखंड करने का तरीका ये है गुणनखंड विधि से कि पहले a और c का गुणा कराते हैं।
ए क्या है एक्स स्क्वायर गुणा सी क्या अचर पद, उन दोनों का गुणा करा लेंगे। तो ए और सी यहाँ क्या है, ए का मान हमारा 2 है, सी का मान 3 है, तो हम 2 और 3 का गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 2 और 3 का गुणा जब 6 आएगा तो अब हम 6 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो जब अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे तभी समझ में आएगा, फिर उसके बाद फिर वो भाज्य में बन जाएंगे। तो 6 के गुणनखंड हमें करने हैं और जोड़ने पे जानते हो क्या आना चाहिए, ए और सी के गुणनखंड करने के बाद उन्हें जोड़ा जाए तो हमारा बी वाला आना चाहिए, शर्त इस बात की है। तो जैसे यहाँ 3 दूनी 6 आया गुणा करने पे, अब 6 के गुणनखंड करो अर्थात गुणा करो तो 6 आए और जोड़ो तो 5 आए। अब ये कैसे जान गए कि जोड़ने पे कि हटाने पे, तो ध्यान रखना अगर ए का चिन्ह और अचर पद का चिन्ह ये दोनों सेम चिन्ह है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो फिर ये जोड़ा जाएगा, अन्यथा फिर अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो घटाया जाएगा। इस चिन्ह से हमारे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल ध्यान देना पड़ता है ए का चिन्ह अर्थात एक्स स्क्वायर का चिन्ह गुणांक का जो है उसका, और यहाँ अचर पद में जो चिन्ह, अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो जोड़ने पे होगा। तो अर्थात अब हम 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड आप जानते हैं, या तो 6 के 6 होगा या तो 3 दूनी 6 होगा, दोनों स्थितियों में 6 आता है, इसके अलावा तीसरा नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो अब आप देख लीजिए कि किनके जोड़ने से 5 आ जाता है, तो 6 में एक जोड़ने से तो 7 आ जाएगा, हमें 7 नहीं चाहिए, 3 में 2 को जोड़ने से 5 आ जाता है। तो अर्थात अब इसके गुणनखंड क्या होंगे 3 और 2, 3 और 2 होंगे इसके गुणनखंड। तो हम क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा देंगे, इसी 5 को हम क्या लिख देंगे 3 + 2 ब्रैकेट बंद, और ये जो x है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा। 5 ने अपना रूप बदल के 3 + 2 कर लिया है, +3 = 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस माइनस का अंदर गुणा कराओगे बेटा तो माइनस का 3 और साथ में x का भी कराओ तो x का 3 से 3x, और इसी माइनस का प्लस से कराओगे तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, और 2x + 3 = 0। अब क्या करेंगे इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन होगा, कॉमन या उभयनिष्ठ या फिर HCF जिसे आप कहते हो, तो HCF इन दोनों में क्या है x की घात, जब चर के ऊपर देखते हो तो जो छोटी घात होती है वही HCF होता है, तो इसमें 2 घात इसकी 1 घात, तो कौन सी घात कॉमन होगी, केवल 1 घात। हमारा बचा क्या, अब 1 घात कम हो जाएगी सब में, तो 2 बचा ये और x बचा, और यहाँ माइनस का 3 बचा क्योंकि x तो कॉमन में चला गया। अब माइनस यहाँ क्या कॉमन लोगे, शर्त इस बात की है अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो सदैव कॉमन माइनस का ही होगा, और पहला जो इस पद ब्रैकेट में बन गया वही दूसरा ब्रैकेट बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में तो वही लिखा ही रहेगा 2x और -3। तो हम क्या कॉमन लें कि ये संख्याएं ना बदलें, तो 1 कॉमन लेंगे तो संख्याएं नहीं बदलेंगी, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि अगर माइनस कॉमन लोगे तो चिन्ह बदलते हैं, इसलिए देखो -2 था अंदर जाके प्लस का बन गया, और ये गायब हो जाएगा, -3 = 0। 2x - 3 ये ब्रैकेट लिख लिया जो मैच कर रहे हैं दोनों ब्रैकेट, उभयनिष्ठ हैं भी। अब दूसरे ब्रैकेट में वो लिखोगे जो इन ब्रैकेटों के बाहर थे, अर्थात x - 1 = 0। अब क्या करेंगे हम, अब इनको जब कर देंगे, जब 2x - 3 = 0, बेटा 2x = 3 तो x = 3/2 या तो। अब इसी प्रकार यहाँ भी जब दूसरा वाला पद कर लीजिए, जब x - 1 = 0 तो x = 1, x = 1। अब ये सवाल यहाँ से पूरा हो गया, गुणनखंड विधि यहीं से समाप्त हो गई। तो अब गुणनखंड विधि इसी तरह समझ गए, ध्यान रहेगा ना आपको कि अगर प्लस प्लस के चिन्ह है तो जोड़ने पे किया जाता है, और प्लस माइनस के चिन्ह है तो घटाने पे किया जाता है, और इस चिन्ह का हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इन दोनों संख्याओं क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, x स्क्वायर गुणा अर्थात a का मान और c के मान गुणा कराते हैं, उसी के फिर गुणनखंड किया जाता है। तो गुणनखंड विधि ये होती। अब इसी सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो फिर से सवाल लिखेंगे 2x स्क्वायर - 5x + 3 = 0। अब इसी सवाल को हम दूसरी विधि से यही सेम आंसर निकाल के दिखाएंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या है, शर्त है, क्या शर्त है, तो ये शर्त हम बता रहे हैं आपको कि यदि x स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो, यदि x स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो, या फिर एकांक मतलब 1, x स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो x के गुणांक का आधा फिर उसका वर्ग करके जोड़ देंगे, घटा देंगे। तो हमने क्या बताया आपको, पहले x का गुणांक 1 होना चाहिए, तो 1 है तो नहीं, तो जब नहीं है तो x गुणांक 1 बनाएंगे,
जिनमें बना हुआ हो तो उनमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीधा x के गुणांक का आधा करेंगे, उसी का वर्ग कर लेंगे, जो आएगा वही जोड़ देंगे और घटा देंगे, या फिर कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में जोड़ देंगे LHS RHS में। तो पहले सर्वप्रथम 2 से भाग करेंगे, ये क्वेश्चन वही है लेकिन विधि बदल के दूसरी लगाई जा रही है। कौन सी विधि है? पूर्ण वर्ग विधि लगाई जा रही है। कौन सी? पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग विधि लग रही है। और ये कौन सी विधि लगी थी? गुणनखंड, यहां से लगी थी आपकी गुणनखंड, गुणनखंड विधि लगी थी इस जगह से, ये आपका ऊपर टॉपिक था, यहाँ गुणनखंड लगी थी। अब इसी सवाल को पूर्ण वर्ग से क्या कहा हमने? x स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए, ना हो तो जो संख्या हो उसी से भाग करा दो। अब मैं भाग कराऊंगा, किससे भाग कराऊंगा? 2x स्क्वायर में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, -5/2 x + 3/2 इज इक्वल टू 0, 2 से ये 2 कट जाएगा बेटा, x स्क्वायर -5/2 x + 3/2 इज इक्वल टू 0 हो गया x स्क्वायर का गुणांक 1। तो जब 1 हो गया तो हमने क्या भी शर्त बताई? x के गुणांक का आधा, अर्थात माइनस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे हमारा काम ऐसे ही हो जाए क्योंकि वर्ग करते हैं तो माइनस हट जाता है। तो x के गुणांक यानी 5/2 का आधा, फिर उसका वर्ग, समझ लीजिए x गुणांक क्या है? 5/2, 5/2 लिखा, फिर उसका आधा करने के लिए क्या करेंगे? और बटे 2 करेंगे, फिर उसका वर्ग कर देंगे, तो स्क्वायर लगा दिया, क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और ये 2 कहां जाएगा? क्योंकि ये भिन्न तो है नहीं, नीचे पलटेगा तो 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे ही रह जाएगा, तो 2 दूना 4 होगा। तो यहाँ पे 4, तो अब यहाँ 4 होगा पहले, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4, तब उसका होल स्क्वायर लगा के, तो अगली स्टेप में 25/16, यानी आप दोनों पक्षों में 25/16 जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। और या फिर LHS में ही, यानी इसी तरह बाएं पक्ष में ही 25/16 जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो मैं तो बाएं पक्ष में ही सब कुछ ये ले रहा हूं, तो x स्क्वायर -5/2x 25/16 को यही जोड़ लिया, फिर उसके बाद घटा भी दो, घटा लिया, बचा हमारा ये 3/2, इसे भी लिख लो। नियम कहता अगर जोड़ोगे तो घटाना भी पड़ेगा, ये शर्त है। तो अब क्या करेंगे? हमारे ये 3 पद मिलके जानते हो क्या बन जाएंगे? x - 5/4 का होल स्क्वायर करके दिखाऊं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर ये देखो पद यहाँ, तो b स्क्वायर 5 25 और 4 चौक 16, फिर 2ab जब करोगे बेटा, 2 a का मान x, b का मान कितना है? b का मान 5/4, 5/4 यहाँ करोगे तो 2 दूना 4, अर्थात आया ना 5/2x, 5/2 ही x तो लिखा। अब क्योंकि 2ab वाला पद माइनस का है इसलिए माइनस वाला ब्रैकेट बनेगा, अगर प्लस का हो तो प्लस वाला बनता। हमारा बचा क्या? हमारी ये 2 पद बचे, ये जो 2 पद हैं इनमें 16 लासा मिल रहा है, 16 लासा ले लीजिए, और साथ में ये माइनस कॉमन ले लीजिए। तो अगर माइनस कॉमन लोगे तो 25 काहे का हो जाएगा? धन का हो जाएगा। 25 काहे का हो जाएगा? धन का हो जाएगा 25/16, और वो के 3/2 तो काहे का हो जाएगा? माइनस बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे? x - 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ 16 बेटा हमारा लासा हो जाएगा, तो 25 माइनस 2 8 16, इस 2 से 16 में भाग करते हैं, 8 आता, उस 8 का 3 से गुणा 8 × 24 आता है। अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? बराबर 0। अब हमारा x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 25 में घटकर कितना? 1/16, 1/16, 16 को हम 4 लिख सकते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो एक सूत्र पढ़ा होगा तुमने, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या था सूत्र? सूत्र था a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? x - 5/4 लिखेंगे, एक बार प्लस में लिख डालेंगे इसे, और एक बार इसी को, ये तो ऐसे ही बताएंगे, दूसरे वाले 1/4 को माइनस में लिख डालेंगे, बराबर लगा देंगे, 0 लिख देंगे। अब आप यहाँ देखोगे, देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो 1 में 5 घटेगा क्योंकि हर बराबर है, तो केवल आप ऊपर घटाएंगे, तो 1 में 5 घटेगा तो क्या आएगा? -4/4 हो जाएगा। फिर बेटा इधर इसमें आओ दूसरे वाले में, अब यहाँ क्या दोनों जुड़ेंगे? 5 1 6, क्योंकि माइनस माइनस की जुड़ते हैं, तो x - 6/4, 6/4 तो दूना 4, तो तैया 6 बराबर क्या था हमारा? 0। यहाँ 4 4 कैंसिल हो गया, क्या है बेटा? एक ब्रैकेट में x - 1 आया, दूसरे ब्रैकेट में x - 3/2 आया, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इनमें बेटा जब तुम जब करोगे तो x - 1 = 0, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1। एक आंसर देखो आ गया। दूसरा आंसर हम आपका उसी जगह साइड में निकाले देते हैं,
पहले ये आपका ये यहाँ से ये क्वेश्चन था, ये इधर था, और फिर ये इधर ये पार्ट इधर है आपका। तो इसके आगे जो आप देखेंगे वो यहाँ देख लीजिए, ये एरो लगा दिया हमने, क्या एक ब्रैकेट रह गया, जब या व्हेन x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0 जब करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारा क्या प्राप्त होगा, तो या देन x इज इक्वल टू 3/2। ये देखो दोनों सेम आंसर आया, जो उसमें आया था x इज इक्वल टू 1, इसमें भी x इज इक्वल टू 1, इसमें x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 3/2। मेथड अलग अलग हैं और सवाल सेम ही, तो सवाल सेम तो आंसर सेम। तो इसमें क्या था, दो विधियां सीख ली, वो तुमसे बोर्ड परीक्षा में वो बताएगा कि कौन सी विधि लगानी है, गुणनखंड विधि लगानी है या फिर आपको पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। और इसकी एक तीसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, तो उसमें सॉरी इसकी तीसरी वाली विधि है आपकी श्रीधराचार्य फार्मूले से, वो वाली भी हम बताए दे रहे हैं। लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों सवालों का, और इनके कुछ जो सवाल हो आपके पास उनका अभ्यास करिए, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा हमको, लेकिन पहले इनका जो है आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो अब हम आपको बता देते हैं श्रीधराचार्य, उसी सवाल पे श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य बताने के लिए तो सबसे पहले आपको श्रीधराचार्य फार्मूला याद होना चाहिए। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, मैं लिखे दे रहा हूं, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपको देखने में कोई समस्या हो, दिखाई ना दे, तो आप वीडियो की जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी लगा लीजिएगा, तो फिर आपको साफ दिखाई देगा, स्क्रीन बड़ी कर लीजिएगा तो साफ दिखाई देगा बिल्कुल। तो बेटा अब आ जाओ धराचार्य में, तो बी ए सी वो सब वही है जो हमने अभी बताया था ऊपर आपको मानक रूप में, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा और एक्स का गुणांक बी होगा और अचर पद सी होगा। तो क्योंकि सवाल हमारा धराचार्य लिख लिया, होल अपान 2a होता है, होल अपान, तो ये अपान यहाँ इक्वल के इधर न लाया करें, बहुत से बच्चे इधर ले आते हैं, इक्वल के इधर तक खींच के लाते हैं, तो संभावना बनी रहती, क्योंकि आप लोग कक्षा 10 में हैं तो छोटे बच्चे ऐसी गलतियां कर जाते हैं। अब पहले तुलना कराएंगे, ax स्क्वायर किससे प्लस bx प्लस c, मानक रूप से तुलना कराएंगे दो घात समीकरण के, क्या लिखेंगे, से तुलना, तुलना। अब इससे तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2, बेटा b बराबर क्या आएगा -5, चिन्ह सही लेंगे, इसमें c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब इतना ले लिया, हमारे पास x इज इक्वल टू फार्मूला आपको याद है क्या है, -b, तो माइनस लगाया, b का मान क्या है माइनस का है, तो माइनस हमारा सूत्र वाला, और ये मान भी माइनस का, तो इस मान को ब्रैकेट में रखना क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर अर्थात -5 का होल स्क्वायर -4, a का मान हमारा 2 है और c का मान बेटा 3, अपान में क्या बताया था, बराबर की उधर ही रखना, होल अपान है पूरे के 2a, 2 into a का मान 2, बेटा x बराबर सबसे अच्छी विधि है, जब ना कहे कोई श्रीधराचार्य लगा तो हर सवाल का आंसर मिलेगा आपको। माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट, -5 का माइनस कवर करते हो तो प्लस ही हो जाता है, और 5 का 25 हो जाएगा, माइनस 4 तो यहाँ 8 रुक 24 हो जाएगा, और बटे बेटा क्या आ जाएगा 2 दूना 4, x बराबर क्या हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट, 25 में 24 चलेगी कितनी आए 1, और बटे कितना 4, तो हमारा ये बदल गया 5 प्लस माइनस 1/4, 5 प्लस माइनस 1/4, तो x इज इक्वल टू क्या करो जानते हो आप, प्लस लेने पर, क्या लेने पे प्लस, जब प्लस लेने पे तो आप केवल प्लस वाला चिन्ह लेंगे, तो x बराबर आएगा 5 प्लस 1/4 अर्थात 6/4, तो यहाँ 6 2 दूना 4, 3/2 आ गया आपका। अब क्या करोगे, दूसरा आइए इसमें, अभी दूसरा जब माइनस चिन्ह लोगे तो हम लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पे x इज इक्वल टू 5 - 1/4, तो बेटा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 पे 1 घट गया 4 आए, 4/4, 4 4 कैंसिल, क्या बचा 1, तो x बराबर 1, तो आ गए ना दोनों मान, उसमें 3/2 आया 1 आया। देखो हर विधि से वही, एक ही सवाल को 3 विधियों से लगाया गया, जिस विधि से आपसे कहे तो लगाइएगा, और उसके बाद फिर अगर ना कहे तो आपको जो आसान लगती हो उस विधि से इनको लगाइएगा। अब इसके बाद द्विघात समीकरण बेटा जो सवाल आएंगे वो आएंगे विविक्त कर d बराबर b² - 4ac के फार्मूले से संबंधित। पहले तो मैं कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
उसके बाद हम आपको उस फार्मूले पे आधारित बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से आप। अब देखो इसी चैप्टर में समीकरणों को हल करने की 3 विधि बता चुके हैं हम आपको। अब इसमें विविक्तकर के सवाल जिनकी चर्चा कर रहे थे वो पूछेगा। कैसे पूछेगा? पहली बात तो विविक्तकर का फार्मूला क्या होता है, तो विविक्तकर कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हर वीडियो को अंत तक देखा करिए क्योंकि उसका लाभ ये है, देखो हम यहाँ फार्मूला बीच में लिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूलों को हम वीडियो के बीच में लाए हैं। इसके बाद इनके सवाल बताएंगे। आप शुरू से अगर छोड़ के चले जाएंगे तो फिर फार्मूले आपके छूट जाएंगे। क्या है अच्छा फार्मूला में आ जाओ फटाक से। तो डी बराबर हमने फार्मूला लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी ये सब वही है जो मानक रूप में अभी बता चुके हैं आपको वीडियो में। अब इनकी शर्तें क्या हैं? इन सवालों से आपसे पूछेगा कि एक समीकरण दे देगा, जैसे अभी हमने गुणनखंड किए थे समीकरण के, कहेगा बताइए मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों के लक्षण क्या हैं, मूलों के क्या गुण हैं। तो मूलों के लक्षण प्रकृति गुण के लिए हमने ये चार्ट इधर बना रखा है। और कब निर्धारित होगा कि मूलों की प्रकृति ऐसी है, तो 4 कंडीशन है इसकी कि अगर आपका डी का मान निकालने पे पूर्ण वर्ग संख्या आए, पूर्ण वर्ग जैसे 4 का आना, 9 का आना, ठीक है, 16 का आना, ठीक है, 25 का आना, ये कैसी है? पूर्ण वर्ग। तो अगर इस तरह की संख्या आएंगी पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम कहेंगे मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं, परिमेय हैं, भिन्न भिन्न। जरूरी नहीं कि तीनों एक साथ पूछ ले, हो सकता पूछे बताइए मूल वास्तविक है या नहीं है, तो आप केवल वास्तविक चेक करेंगे। ठीक है, तो आप याद तीनों को करेंगे कि पहली वाली कंडीशन में वास्तविक होता, परिमेय होता, भिन्न। दूसरी कंडीशन फिर कौन लोगे? जब पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 2 का आ जाना, 3 का आ जाना, 5 का आ जाना, 6 का आ जाना, 7 का आ जाना, 8 का आ जाना, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इनमें अगर पूर्ण वर्ग संख्या ना आई, 2, 4, 2, 5, 8 इस तरह आया, तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक अपरिमेय भिन्न भिन्न। क्या बदला? परिमेय केवल अपरिमेय हो गया, बाकी कुछ नहीं बदला, ध्यान रहेगा। तीसरी कंडीशन आती है कि अगर डी का मान निकालने पे शून्य आ गया तो क्या होगा? तो शून्य आएगा तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, समान होंगे। अभी तक भिन्न भिन्न हो रहे थे, अब क्या होंगे? समान होंगे। अर्थात पहली वाली कंडीशन में जो था वही सेम है, तो केवल बदला क्या? भिन्न भिन्न के बजाय मूल समान होंगे। ठीक है, क्रम से आप इनको याद करेंगे, दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहली लाइन को पहले याद करिएगा, फिर देखिएगा दूसरी वाले में हमें क्या बदलना, तीसरी में फिर हमें क्या बदलना है, चौथी में। इस तरह से याद हो जाएगा आपको। चौथी कंडीशन में कहता है अगर ऋणात्मक आ गया, डी बराबर -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, माइनस की कोई संख्या आ गई डी के मान में, जब डी का मान माइनस कोई संख्या आएगी तो हम उसमें कहेंगे कि मूल काल्पनिक है। और काल्पनिक मूल वो होते हैं जिनके रूट में अंदर -1 आ जाता है। जैसे अंडर रूट, जैसे आपका हो जाए अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अर्थात रूट के अंदर ऋणात्मक कोई संख्या आ गई तो यही मूल काल्पनिक कहलाते हैं। आगे कक्षा 11 में जाओगे तो समिश्र संख्या चैप्टर पढ़ने मिलेगा। कोई भी वहां पे जो है समिश्र संख्या में वास्तविक और काल्पनिक 2 भाग मिलके बनता है, तो वहां रूढ़ाई वाले सवाल बताएंगे, इससे ज्यादा उधर नहीं जाने का। तो अब 2 नंबर में आओ, अभी चौथे चैप्टर में दूसरा क्या बोलता है, यदि मूल अल्फा और बीटा हो तो समीकरण याद करने का तरीका क्या है? तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। शब्दों में याद करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये शब्दों में होता है। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन, अगर आपसे पूछ दे, समीकरण दे दिया, समीकरण देने के बाद आपसे पूछ दिया बताइए इसमें मूलों का योगफल कितना है, तो मूलों के योगफल का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है। बी ये क्या है? वही जो मानक रूप में बताए थे। मूलों का गुणनफल अगर अलग से पूछ ले कि अल्फा बीटा बराबर, तो सी अपॉन है। ठीक है, अगर सवालों में दे दे कि मूलों का योगफल इतना है, मूलों का गुणनफल इतना है, तो समीकरण बताइए, तो वही मूलों का योगफल यहाँ रख दीजिए, मूलों का गुणनफल यहाँ रख दीजिए, और सीधा जो समीकरण आ जाएगा यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमें इसमें जो है फार्मूला जो है कोई रह नहीं गया है मेरे हिसाब से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके सवाल हम आपको बता देंगे फटाक से।